Hello everyone. Today in this video we will study a new chapter of our history, chapter 10, The Changing World of Visual Arts means दृश्य कलाओं की बदलती हुई दुनिया। हम आज की इस वीडियो में चैप्टर 10 जो कि हिस्ट्री का है स्टडी करेंगे और ये जो वीडियो है हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। So let's start this video. First I will explain you introduction of about this chapter. So in this chapter we read about the changing world of visual arts. Colonial rule introduced several new art forms, styles, materials and techniques which were creatively adapted by Indian artists for local patterns and markets in both elite and पॉपुलर सर्कल्स। जो औपनिवेशिक शासन में कई तरह की कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने संभ्रांत और संसाधारण दोनों हल्के और अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। आप पाएंगे कि जिन विजुअल आर्ट्स को आप आज इजीली स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं, उनमें से बहुत सारी जो आर्ट है उनका जन्म उसी काल में हुआ था जिनका हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुर्जियों, मीनारों और महराबों वाली जो बहुत सारी भव्य सार्वजनिक इमारतें हैं, कोई मनोहारी जो भूदृश्य है, कोई पिक्चर है जिसमें जो रियलिटी बेस जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी इमेज अगर दिखती है जैसे, या फिर किसी देवी देवता की तस्वीर है, मशीनों द्वारा बहुत सारे मात्रा में छापी गई जो पिक्चर्स हैं, इस तरह की ये एग्ज़ाम्पल हैं। हम इतिहास को समझने के लिए कुछ मुख्य रूप से पेंटिंग और छाप के बनाने से संबंधित जो टेक्नोलॉजी हैं और उनमें आए जो चेंजेस हैं उन पर हम विचार करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस video for chapter The Changing World of Visual Arts. First, in this chapter we study topic about new forms of imperial art. साम्राज्यवादी युग की कलाओं के जो नए रूप थे हम सबसे पहले वह स्टडी करेंगे। सो फ्रॉम द 18th century various European artists came to India along with the British traders and rulers. They brought with them the idea of realism. Realism meant that the artist had to depict everything like real life. This was possible with the use of oil painting, with which the contemporary Indian artists were not familiar. The use of oil paint made it possible for the artist to make images which looked real. 18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारी और शासक के साथ भारत आने लगे थे। ये जो कलाकार थे चित्रकारी की नई शैलियाँ और नई परंपराओं भी अपने साथ लाए थे। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई और पसंद की गई, जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अपनी अहम भूमिका अदा की। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे, जिसे रियलिज्म कहा जाता है। यह जो विचार थी इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए, यानी कि कलाकार जो बनाएंगे वह असली और बिल्कुल रियल दिखना चाहिए। यूरोपीय कलाकार ऑयल पेंटिंग की टेक्निक को भी अपने साथ लाए। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। ऑयल पेंटिंग से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें जो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीरें बनाई वे भी अलग अलग थीं, पर प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन और उसकी संस्कृति और उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिया जाता था। नेक्स्ट हम कुछ साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को भी हम देखेंगे। लुकिंग फॉर द पिक्चरस्क मीन्स मनोहारी दृश्यों की चाह। पिक्चरस्क लैंडस्केप पेंटिंग वॉज वन ऑफ द पॉपुलर ट्रेडिशंस of the European painters.
In those paintings, India was depicted as a quaint land. Its landscape was shown as rugged and wild, which was yet to be tamed by human hands. मनोहारी दृश्यों की चाह में एक प्रचलित जो साम्राज्यवादी परंपरा थी, वो मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। ये मनोहारी का क्या अर्थ है? दरअसल इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को बहुत ज़्यादा खोज करनी थी। इसका भूदृश्य जो था, लैंडस्केप जो था, वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ और जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। The Daniels, Thomas Daniel and his nephew William Daniel were the most famous of the visiting landscape painters. They came to India in 1785 and stayed for 7 years. They traveled to northern and southern India. They produced some of the most evocative landscape of India. Their large oil paintings on canvas were regularly exhibited in Britain, and their albums of engravings were quickly bought up by the British public. The public was always eager to know about Britain's empire. जो टॉमस डैनियल और उनके जो नेफ्यू थे विलियम डैनियल, इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध पेंटर रहे हैं। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के जो नए जीते हुए प्रदेश थे, वहाँ की कुछ बेहद ही आकर्षक तस्वीरें बनाई। कैनवास पर बने उनके विशाल ऑयल पेंटिंग को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके जो चित्र थे, उनकी एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। डैनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नैनाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण आपकी बुक में पेज नंबर जो फिगर 2 है, जिसमें गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित खंडहर दिखाया गया है, जो कि टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया एक ऑयल पेंटिंग है। इसमें एक ज़माने की भव्य इमारत के खंडहर को दिखाया गया है। ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष है जो अब नष्ट हो चुकी है। आप अपने बुक में उस पेंटिंग को देख सकते हैं। चित्र को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डैनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों के कलकत्ता के असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। इन तस्वीरों में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपकी बुक में एक फिगर है 3, जिसमें कलकत्ता स्थित जो क्लाइव स्ट्रीट टॉमस एवं विलियम डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है 1786 का। आपकी बुक में वो इमेज आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 125 में। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट मैं आपको पोर्ट्रेट मीन्स होता क्या है ये बताना चाहूँगी। सो पोर्ट्रेट मीन्स अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन इन विच द फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज प्रोमिनेंट। मीन्स किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। सो पोर्ट्रेट पेंटिंग वॉज अनदर पॉपुलर आर्ट फॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया। The rich and the powerful, means both British and Indian, wanted their portrait on canvas. While the traditional Indian artists made miniature portraits, the European painters made large and lifelike portraits. The person who commissioned these paintings tried to project his importance by the size of the painting. पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी का मतलब हुआ प्राधिकार का चित्रण। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली थी
जिसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। भारतीय और ब्रिटिश दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग इस पोर्ट्रेट पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के पोर्ट्रेट बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत कॉलोनियल इंडिया एक बड़े आकार के जो पोर्ट्रेट थे वो बनवाना चाहते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सच्चे लगते थे। और पोर्ट्रेट की यह नई नृत्य शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही थी कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब दाब को दर्शाने का एक आदर्श साधन भी हुआ करती थी। जैसे जैसे पोर्ट्रेट बहुत पॉपुलर होती गई, बहुत सारे यूरोपियन पोर्ट्रेट जो बनाने वाले थे वो लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। Johann Joffani Europe was the most famous of the visiting European painters of portraits. He was a German who migrated to England and came to India in the 1780s for 5 years. जो योहान जोफानी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे और 1780 के दशक के मध्य वे 5 साल के लिए भारत आए थे। The portraits of British official project a lavish lifestyle. The Indians are always shown in the shadow as submissive people in these portraits. आपकी हिस्ट्री बुक में जो फिगर 4 और 5 है, इसमें जोफनी द्वारा बनाए गए जो पोर्ट्रेट है उसके 2 एग्जाम्पल हैं। इसमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लॉन को देख सकते हैं। इनमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है। वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं या बहुत ही घमंड से बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते थे। आमतौर पर वह धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते थे। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल ऑयल पेंटिंग बनवाने लगे थे। Many Indians Nawab also commissioned huge oil portraits by European painters. For them, this was the only way to show their power because they already had lost their authority to the colonial power. Moreover, this was one of the various ways in which a Nawab could imitate the lifestyle of the British. जो जैसा कि बताया कि बहुत सारे जो इंडियंस नवाब थे वो अपना यूरोपियन पेंटर से बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनवाना लगे थे। और आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेज़ों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिमेंट तैनात किए और राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन कंट्रोल करने लगे। कुछ नवाबों ने इस दखलंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेज़ों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को एक्सेप्ट कर लिया। वे अंग्रेज़ों के साथ मेलजोल चाहते थे और अपनी शैलियों और रुचियों को एक्सेप्ट भी करना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे जो 1770 के टाइम में अंग्रेज़ों के साथ हुए एक वॉर के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए थे। बट इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विलीसन नाम के 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने पोर्ट्रेट बनाने का जिम्मा सौंपा और ये पेंटिंग्स इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, पर अपने पोर्ट्रेट में वह खुद को एक शाही और रोबीले अंदाज में देखकर बहुत खुश हो सकते थे। पेंटिंग हिस्ट्री, इतिहास को चित्रित करना। History painting was another category of imperial art. Various episodes of British imperial history were projected dramatically through such paintings. Such paintings enjoyed great prestige among the British public as they showcase the British power. These painters look first-hand accounts of travelers to make initial sketches for such paintings.
साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था या पेंटिंग हिस्ट्री कहा जाता था। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास के बहुत सारी घटनाओं को बहुत ही नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के लास्ट तक और 19वीं सदी के स्टार्टिंग के ईयर्स में कुछ जो पेंटिंग्स थी उनको भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थी। भारत में अंग्रेज़ों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाने की कोशिश करते थे और इन तस्वीरों में भी अंग्रेज़ों का यशगान होता था। उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में हुआ करती थी। मीन्स वो जो पेंटिंग बनाते थे उसमें अंग्रेज़ों का ही ज़्यादा फेमस करने की कोशिश की जाती थी। उनकी सत्ता और उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता ही इन चित्रों में जो भी पेंटिंग्स बनाए जाते थे उनको ज़्यादा शो किया जाता था। इन इतिहास चित्रों में एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन द्वारा बनाया गया था, जिसमें लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। अंग्रेजों ने कुछ समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। अंग्रेजों को यह जीत साजिश में मिली थी और साजिश में मदद देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया। इसमें मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य दिखाया गया था, जो कि आपकी बुक में फिगर जो 7 है आपकी बुक में पेज नंबर 128 में उसमें आप देख सकते हैं। Imperial history paintings were an attempt to create a public memory in imperial temples. Victory was a thing which should be implanted in public memory. Both Indian and British such paintings were used as tools to showcase the British in as invincible and all powerful. इम्पीरियल हिस्ट्री में जो पेंटिंग्स थे उन्होंने अपनी शाही जो विक्ट्री थी जीत थी उसकी स्मृतियों को गढ़ने का प्रयास किया गया था। उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेज़ों की जीत आम जनता की स्मृति में बने रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेज़ों को बिल्कुल ही अजय बना सकते हैं और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। सो यहाँ आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर था द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, इसका फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने जो आज टॉपिक स्टडी किया वह था न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट। इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक स्टडी किए उसमें था लुकिंग फॉर द पिक्चर्स portrait of authority and painting history. So I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter topic is what happened to the court artist. We will study next part of video. Thank you for watching.